नई दिल्ली में चल रहे G20 समिट ने इतिहास रच दिया है। अभी दूसरे दिन की बैठक चल रही है, लेकिन इस दौरान लिए गए फैसलों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। नई दिल्ली में बैठक के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरता नजर आ रहा है। इंग्लैंड से अमेरिका तक पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। पीएम मोदी ने वो काम कर दिखाया जिसके बारे में बैठक शुरू होने तक सोचना भी मुश्किल लग रहा था। बैठक के पहले ही दिन घोषणा पत्र को मंजूरी दे दी गई, वो भी बिना किसी विरोध के। रूस और अमेरिका ने टीम मोदी की तरफ से तैयार ड्राफ्ट पर अपनी मुहर लगा दी। यही नहीं, इस दौरान 3 और बड़े फैसले लिए गए। तो भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने इतिहास रचा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो गया। ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन कितना मुश्किल था, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, सबको ये लग रहा था कि सहमति पर लाना आसान नहीं है तमाम देशों को। अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते थे कि न्यू दिल्ली G20 के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में रशिया, वॉर अगेंस्ट यूक्रेन और सैंक्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो, लेकिन रूस और चीन दोनों देशों ने बाली डिक्लेरेशन की भाषा को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद भारत के हार्डवर्क और डिप्लोमेसी ने काम पूरा कर दिया। आम सहमति बनाने के लिए 200 घंटे नॉनस्टॉप बैठकों का दौर चलता रहा। शुक्रवार देर रात तक नेगोशिएशन चलती रही। G20 के शेरपा अमिताभ कांत सहित IFS अफसरों की टीम ने दिन रात एक कर दिया। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि G20 शेरपा मीट में सदस्य देशों के शेरपाओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर काफी गर्मी हो गई थी। सदस्य देश 2 खेमे में बंट गए थे। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे और दूसरी तरफ रूस और चीन थे। भारत ने सबको राजी करने के लिए यूक्रेन युद्ध पर नया पैराग्राफ बनाया, लेकिन शुक्रवार रात तक भी बात नहीं बन पा रही थी। पीएम मोदी और भारत के अधिकारियों ने बाकी देशों को समझाया कि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, ना कि जियोपॉलिटिकल मुद्दों को सुलझाने का फोरम। यूक्रेन युद्ध को ही G20 का इकलौता मसौदा नहीं बनना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कई मुद्दों को सुलझाने के लिए दूसरे देशों के नेताओं के साथ अपने पर्सनल इक्वेशन का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद सभी सदस्य देश ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर सहमति देने के लिए राजी हो गए। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये काम कितना मुश्किल था और इसे कैसे आसान बनाया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की तो वहां पर मौजूद तमाम चेहरों की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि इस मुश्किल को भारत ने आसान कर दिया है। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं स्टूडियो में। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आपसे मैं समझूंगी, ये बहुत मुश्किल काम है जो भारत ने आसान कर दिया। चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे कितना हार्डवर्क सरकार ने किया। 200 दौर की बैठकों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। इन बैठकों में सभी देशों को एक साथ एक पटल पर लाना, सबकी बातों को सुनना, सबके विरोधों को भी सुनना और उसके बाद सबको रजामंद कर लेना, ये कितनी बड़ी चुनौती थी? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती थी और जिसका अंदाज़ा आप लगा सकती हैं कि चीन के ग्लोबल टाइम्स तक ने ये अंदाज़ा लगा दिया था कि कोई जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा। और पूरी दुनिया में एक तरफ से जो लोग इस समिट को लेकर निगेटिविटी रख रहे थे, वो इस बात को और ज़्यादा इस नैरेटिव को फैला रहे थे कि कोई डिक्लेरेशन आना संभव नहीं। खासतौर पर तब जब बाली में वॉर अगेंस्ट यूक्रेन का शब्द था उस डिक्लेरेशन में। अब सोचिए, वॉर अगेंस्ट यूक्रेन का शब्द जिस डिक्लेरेशन में हो और वहाँ से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का जो सफ़र था, ये अपने आप में कितना मुश्किल रहा होगा। और भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के निर्देश पे लगातार इस बात को आगे बढ़ाया
कि सभी देश इस बात को समझें कि ये जियोपॉलिटिकल या सिक्योरिटी इश्यूज का मंच नहीं है G20, ये एक इकोनॉमिक फोरम है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन होते हैं, जो सिक्योरिटी के कंडीशन होते हैं, उसका असर इकोनॉमी पे पड़ता है, लेकिन वो असर इतना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट एस्पेक्ट है, वो कहीं किनारे चला जाए। और यहाँ पर भारत ये समझाने में इन देशों को सफल रहा। उसमें आप समझिए कि पहले वेस्ट को समझाया गया और यूरोपीय यूनियन को, उसके बाद अमेरिका को समझाना, क्योंकि वहाँ के देशों के सेंटीमेंट को अगर आप देखें तो एकदम से बहुत हार्ड लाइन है और स्वाभाविक तौर पे बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन है। और वो उम्मीद करते हैं अपने लीडर से कि जब आप वर्ल्ड फोरम पर जाएं तो इसी हार्ड लाइन का जो सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट को आप वहाँ पर रिफ्लेक्ट करें, उन लोगों को समझाना। दूसरी तरफ रूस और चीन को हैंडल करना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था और जिसका नतीजा रहा कि मानेसर में जो शेरपाओं की बैठक होती थी, शेरपा हम लोग जानते हैं कि हर देश के जो प्रमुख हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर, क्योंकि प्रमुख के पास इतना समय नहीं होता, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर ये एक मैसेंजर होते हैं जो लगातार कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और विदेश मंत्रालय की पूरी टीम उनके पीछे काम कर रही होती है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को अपडेट लेते रहे थे। और मानेसर की जो बैठक थी बहुत गर्मा गर्म वाली बैठक रही, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया, लेकिन नतीजा सबके सामने है कि कितनी आसानी के साथ, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा इसको रिपोर्ट किया है कि उस मामले में थोड़ा सॉफ्ट हो गया है दिल्ली डिक्लेरेशन, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि रही। हर्षवर्धन जी, जिस गर्मा गर्मी की बात की जा रही है, जब शेरपाओं की बैठक हो रही थी और इस मुद्दे को रखा जा रहा था, भारत ये कोशिश कर रहा था कि सफल हो जाए हमारे G20 का आयोजन, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी जिक्र हो रहा था। हमारे देश के शेरपा ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप नहीं मान रहे हमारी बात तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसके क्या आगे भविष्य में परिणाम हो सकते हैं, या भारत ऐसा क्यों चाहता है कि इस पर रजामंदी बन जाए। तो पीएम मोदी का नाम, कितनी बड़ी भूमिका यहां पर उनके नाम ने निभाई है जॉइंट डिक्लेरेशन में? देखिए प्राची, अंग्रेजी में एक कहावत है, कही जाती है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में इसके एक प्रतीक के तौर पर उभरे हैं। जब वो कहते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनके व्यवहार में ये बात नहीं झलकती है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें दो देशों के साथ बहुत कड़वे रिश्ते हैं। एक तो हमारा ही अपना हिस्सा है, कटकर चला गया पाकिस्तान, और दूसरा चीन। इन दोनों ने हमारी ज़मीन पर 1947 के बाद से लगातार बहुत से कब्जे किए हैं। मतलब 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में है पहले की सरकारों के दौरान। और अभी जो गलवान में हुआ और उसके बाद जिस तरह से भारत ने चीन को पीछे भी धकेला, लेकिन यह भी एक कोशिश भारत की तरफ से रही कि हमारी तरफ से युद्ध जैसे हालात नहीं बनेंगे। पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया। पाकिस्तान आज की तारीख में कहीं भी भारत के साथ उन मंचों पर एक तरह से कहें कि बराबरी का बहुत दूर दूर तक खड़ा नहीं होता। तो उसकी वजह यह कि भारत ने उस तरह से बात करना बंद किया। कई बार कहते हैं ना कि हम अगर उनके बराबर जाकर खड़े होंगे तो नीचे ही जाएंगे। और एक और काम भारत ने किया कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें दो देशों के बीच के रिश्ते कैसे हैं, उसको इस डिक्लेरेशन में आप ठीक से देखिए तो समझ में आएगा कैसे सहमति पर बने। उन अलग अलग देशों के बीच के रिश्तों को, उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसका उदाहरण देते हुए समझाया गया। और यह कहा गया कि अगर इसमें आप ये युद्ध जैसी स्थिति डाल रहे हैं और अगर इन मंचों पर डाल रहे हैं तो फिर आप कैसे मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। जब यूएन के एजीएम थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहा था कि हम युद्ध नहीं रोक पा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की भूमिका ही यही है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि दो देशों के बीच में यहां तक स्थिति नहीं पहुंचे कि झगड़ा इतना बढ़ जाए कि सेनाएं आमने सामने हो। और मुझे लगता है कि ये जो नया एक जिसको हम कह सकते हैं कि ये न्यू मोदी डॉक्ट्राइन है, वैसे तो एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत सी उनकी पॉलिसी की बात की जाती है, लेकिन ये न्यू मोदी डॉक्ट्राइन है जो कह रहा है कि आपको दो देशों के बीच में समाधान के लिए पहले मध्यस्थ की भूमिका में आना पड़ेगा। अगर आप किसी एक पक्ष में संस्था के तौर पर खड़े, एक देश खड़ा हो सकता है, अमेरिका खड़ा हो सकता है, रशिया के साथ चीन खड़ा हो सकता है, यूक्रेन, लेकिन आप जब संस्था की बात कर रहे हैं तो G20 के मंच से ऐसी बात नहीं हो सकती। और यह समझा ले जाना बहुत बड़ी सफलता है, लीडरशिप पोजीशन पर आना है।
आगे ये भी हम बताएंगे कि कैसे समझाया गया, कैसे एक मुद्दे पर लाकर तमाम देशों को रजामंद किया गया, कैसे इसके पीछे हार्डवर्क किया गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि पिछले साल इंडोनेशिया में हुए समिट में केवल 27 मुद्दों पर ही सहमति बन पाई थी। लेकिन इस बार भारत की कूटनीति और पीएम मोदी के व्यक्तित्व का करिश्मा ही है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर इस बार 73 मुद्दों पर सहमति बन गई। और ये सब हुआ प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति, उनके डायनेमिज्म, पर्सोना और करिश्मा की वजह से, जिसकी अब पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। It is because of the leadership of Prime Minister Modi, Narendra Modi, there is an agreement for the declaration. And it is because of his dynamism and his personal charisma that everybody agreed to have a declaration. Because there was a lot of doubt whether there would be any declaration. But I must thank the Indian leadership. They did an excellent job. तो इंडियन लीडरशिप की तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, विदेशी मेहमान तारीफ कर रहे हैं। जो बाइडेन ने भी ट्वीट कर बाकायदा बताया कि कैसे सफल मेजबानी भारत ने G20 की। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह की मेजबानी की है उसे पूरी दुनिया मान रही है। मोदी जैसा मेजबान कोई नहीं है। इस समिट से मोदी और भारत को क्या फायदा हुआ, अब इसे भी समझिए। दिल्ली का G20 अब तक का सबसे कामयाब सम्मेलन है। इस समिट से मोदी का कद ग्लोबल लीडर के तौर पर बढ़ा है। मोदी ने जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया, उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। मोदी ने जो जो फैसले लिए उस पर पूरी दुनिया ने मुहर लगाई। इस समिट के बाद अब G20 में पश्चिमी देशों का दबदबा कम हो जाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक नया पावर बनकर उभरेगा। बयानों में भी झलक रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज विदेशी मेहमानों की थी वो भी ये बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी, उनके प्रयास कैसे दुनिया के लिए फायदेमंद हैं, कैसे दुनिया के हित में हमारा देश काम कर रहा है, ये G20 समिट से जरूर निकलकर सामने आया है। जफर जरीशवाला भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जफर साहब, हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन हासिल करना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे हमारी टीम ने जो काम किया उसमें पहले छोटे देशों को रजामंद करना, जो उभरती अर्थव्यवस्था हैं उन्हें पहले राजी करना और उनका दबाव बड़े देशों पर बनवाना, ये भारत की बड़ी सफलता है। सरेशवाला साहब। नहीं, बिल्कुल। इसमें ऑफ कोर्स यानी जो मोदी साहब का स्टैंप है इसमें, और जो लीडरशिप जो उन्होंने दी और अपने लोगों को, तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है अमिताभ कांत साहब का है। और अमिताभ कांत साहब यानी यहाँ देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि हर एक को इन्होंने वो दिया, ये नहीं कि मैंने किया। तो अमिताभ कांत साहब ने अपने जो उनकी टीम है उसको सराहा कि देखिए ये मेरी टीम के लोग हैं। तो इन लोगों की जो मेहनत थी उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, और लीडरशिप का। और वही कि बड़े मुल्कों, और फिर जबकि ये एक युद्ध ज़बरदस्त है, इसलिए कि देखिए जब बाली के टाइम पे ये युद्ध इतना ज़्यादा गरमाया नहीं था जितना ये एक साल के अंदर हो गया है। और उसके बावजूद सम्मति होना ये जॉइंट डिक्लेरेशन में विद कंसेंसस, ये उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और फिर उसके साथ चाइना का ज़ाई साहब का नहीं आना, रशिया का नहीं आना, यानी ये सारी अटकलें लोग बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद यानी उनका भी ख्याल किया हमने, रशिया का भी ख्याल किया, यूक्रेन का भी ख्याल किया, यूरोप का भी ख्याल किया, अमेरिका का भी किया, और चाइना को भी नाराजगी नहीं हुई। यानी ये डिप्लोमेसी जो है हिंदुस्तान की, या कूटनीति कहिए आप, ये उसकी बहुत जबरदस्त कामयाबी है। उसके बाद आप देखिए मेहमान नवाजी का जो आपने जिक्र किया वो जबरदस्त है, यानी जो रिसेप्शन किया, जो ऑनर में, और फिर हमारे सारे चीफ मिनिस्टरों को भी बुलाया, यानी ऑपोजिशन। बल्कि आज जो आपने तस्वीर आपने ही दिखाई थी कि जो कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर, हालांकि 2-3 नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से मोदी साहब उनको लेकर मिला रहे थे, यानी हमारे चीफ मिनिस्टर्स को जॉय बाइडेन से मिलाना, दुनिया के बड़े बड़े लोगों से मिलाना, सबको साथ लेकर चलना, ये इसकी एक बहुत चीज उभर के आई। 2 चीजें जो आपने पहले भी कहा था, मैं कहूंगा कि वो बहुत जबरदस्त है। एक तो ये जॉइंट डिक्लेरेशन का आना, उसके बाद अफ्रीकन यूनियन को इसका परमानेंट मेंबर बनाना, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके आने वाले कई सालों के अंदर इसका पता चलेगा, इसलिए कि 55 मुल्क हैं, वो 55 मुल्कों को अंदर लेना,
और कल एक बहुत बड़ा काम हुआ कि जिसमें वेस्ट की, यानी ये कह सकते हैं कि भाई हम अब वेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जो कॉरिडोर बना, जो इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोप और वो इजराइल से होते हुए अफ्रीका जाएगा, यानी एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं समझता हूं कि ये इंडिया ही नहीं रहेगा, इधर पीछे हमारे साथ बांग्लादेश भी जुड़ेगा, म्यांमार भी जुड़ेगा, वियतनाम तक जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर जो इकोनॉमिक बन रहा है। तो मैं समझता हूं ये G20 मैं भी कम से कम 8-10 पिछली G20 का पूरा मेरे जहन में है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी उपलब्धि, एक तो मेहमान नवाजी के एतबार से, और दूसरा जैसा आपने ही कहा था कि 73 इश्यूज पर सम्मति होना, बल्कि इसको देखकर ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं और ब्राजील की जो टीम है वो सोच रही थी कि ये जिस तरह से आपने किया है, पता नहीं हम इसका कुछ हिस्सा भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी गोया के हिंदुस्तान ने ये G20 की समिट पे एक ऐसे बार पर लेकर गए कि अब उसके लेवल पर हर एक को आना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी जीत है हमारी। भारत का जो एक विजन हर्षवर्धन जी रहा है कि छोटे छोटे देशों की, उन देशों की जिनकी आवाज दुनिया के फोरम पर नहीं आ पाती है, उसकी आवाज भारत बन रहा है, उनको भी हाथ पकड़कर आगे ला रहा है। ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें भी जानकारी ये मिल रही है कि पहले ग्रुप ब्राजील, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका का बनाया गया, और उसके बाद जब ये लोग सहमत हो गए, उसके बाद इसमें मैक्सिको, टर्की और सऊदी अरेबिया को भी शामिल किया गया। और ये जो इमर्जिंग मार्केट हैं, इनसे फिर हमने प्रेशर क्रिएट करवाया उन बड़े देशों पर जो अपना दबदबा भी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ उनका नाम रहे और उनके हिसाब से दुनिया की राजनीति भी चले, बाकी देश भी चले। ये कितनी बड़ी सफलता रही भारत के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, लोकतांत्रिकरण हो रहा है। पहले भी इन देशों की आवाज कोई न कोई बनता था, लेकिन उसमें होता क्या था, हम किस देश को कितनी ऐड दे रहे हैं, कहां पर हमारे राहत काम चल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।